बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो के बाद अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। एक तो पहली वीडियो की पजीराई करने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबका। आप लोगों ने देखा भी, उसको शेयर भी किया और उसके बाद कमेंट किया। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और उसकी नज़र में अपनी वीडियोज़ को, अपने व्लॉग्स को कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। हम उसी बात पे बात करेंगे जो पिछली मरतबा बात की थी। पिछली मरतबा तो मैंने एक ओवरव्यू आपको ईरान की जंग का दिया था। आज ख़ास तौर पर ईरान के नुक्ता नज़र से बात करते हैं कि ईरान को हम अब कहाँ इस जंग में कैसे उसको देखते हैं और उसके बाद उसका बाद का जो प्रोग्नोसिस है, यानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ईरान के लिए, मुमकिनात क्या क्या हो सकती हैं। और फिर उसके अंदर ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत ईरान का जो जंग के दौरान अमल था उसको भी हम ज़ेर नज़र लाएंगे। देखिए, जब भी जंग होती है तो दो अतराफ़ होते हैं। एक साइड एग्रेसर होती है, क्योंकि वो जो जंग शुरू करते हैं वो एग्रेसर होते हैं। उन्होंने जारे का रोल किया होता है, उन्होंने जारहाना हमला किया होता है। तो उसके कुछ मकसद होते हैं, मकासद के तहत, एक अहदाफ के तहत वो जाते हैं। उसमें वो स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, मिलिट्री भी हो सकते हैं। तो जब अमेरिका और इसराइल ने ये हमला किया तो इसका मतलब ये था कि वो अपने कुछ अहदाफ के साथ आए थे। इन अहदाफ का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। रीकैप करते हुए क्विकली, वो यही था, इसराइल ने कहा था रजीम चेंज हो जाएगा, इसलिए ताकि जो अगली कोई रजीम आए, अगली जो हुकूमत आए, वो ऐसी हो जो कि हमारे ख़िलाफ़, यानी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई दुश्मनाना रवैया न लेके चले। याद रखें, 1950 में ईरान दूसरा मुल्क, इस्लामी मुल्क था जिसने कि इसराइल को रिकग्नाइज़ किया था, उसको उसके साथ तल्लुकात कायम किए थे। फिर ये तो जब 1979 में ये अभी जो आयतुल्लाह की हुकूमत आई तो उसके बाद वहाँ से उनसे वो तल्लुकात तोड़े गए। तो उनका यही कोशिश थी कि उस किस्म का ईरान फिर से कायम हो जाए जो कि 1950 से लेके 79 तक का था। तो ये तो ना हो पाया। अमेरिका, ज़ाहिर है कि उसको रजीम चेंज की शक्ल में साथ शामिल किया गया कि देखिए ये तो हुआ कि हुआ और आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और जब वो नहीं हो पाया तो उसने कहा, और उसकी शायद ये उम्मीद होगी कि अगर ये अभी नहीं तो जंग 4 हफ्ते 6 हफ्ते, जिस तरह ट्रंप ने कहा था, तो मैं किसी न किसी तरीके से इस पे के तेल पे काबू पा लूँगा। बहरहाल ये अहदाफ उनके थे, ये वो हासिल नहीं कर पाए। एग्रेसर का काम ये होता है कि जिस मकसद के लिए जंग छेड़ी है, क्या वो उन अहदाफ को हासिल कर पाया या नहीं कर पाया। इसराइल तो ये कहता है कि मैंने 60% तक अपने मकासद या अहदाफ हासिल कर लिए हैं, यानी अभी भी उसका कोई 30-40% का काम रहता है। अगर वो जंग जारी रहती है तो उसके और अपनी तरफ से उसके जो मकासद हैं उसके लिए वो करीब तर होता जाएगा। वो तो चाहता है ना कि ईरान अगर रजीम चेंज नहीं होती और ईरान हमारे साथ एक दुश्मनाना रवैया ख़त्म नहीं करता तो हम इतना कमज़ोर कर दें, उसको इतना नहीब कर दें कि कभी हमारे सामने खड़ा ना हो पाए। इसराइल तो यही चाहता है ईरान के बारे में। लेकिन जो अमेरिका का है, अमेरिका इस जंग में आया, गलती से आया, एक ब्लंडर के तौर पे आया और फिर उसके बाद आके फंस गया, क्योंकि ना उसको एक हदफ हासिल हुआ ना दूसरा हासिल। तो ये तो हो गए एग्रेसर्स। अब जो दिफा करने वाला होता है, जो कि ईरान था इस केस के अंदर, तो उनके अहदाफ क्या होते हैं, ये तो हर किस्म की जंग के अंदर होता है। देखिए, किसी भी दिफा करने वाले का पहला अमल जो होता है वो डिटर करना होता है। यानी इससे पहले कि जंग स्टार्ट हो, जंग करने वाला सोचे कि क्या मुझे इस मुल्क के ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए, इसके पास ये भी ताकत है, ताकतवर है, दिफा कर सकता है, मुझे नुकसान पहुंचेगा, मेरी साख को नुकसान पहुंचेगा। तो मिसरीड किया जारे ने इस केस में, जो कि अमेरिका और इसराइल थे। और ईरान की जो कैपेसिटी थी मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वो शायद वो नहीं जांच पाए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर जांचा कि मिलिटरली तो बिल्कुल ही ख़त्म है, तो हम जब चाहें जाके हमला कर सकते हैं। डिटर करना, उसको रोकना, तो रोक ना पाया। ईरान का जो डिटरेंस कैपेसिटी थी वो नहीं थी। एक तौर पर डिटरेंस कैपेसिटी आती है जब आप एक न्यूक्लियर मुल्क हों, जैसे शुमाली कोरिया है कि छोटा सा मुल्क है, चीन की भी बेशक उसको बहुत मदद हासिल है और चीन की वजह से भी लोग उसको छेड़ते नहीं हैं, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर होने की वजह से लोग कोई हल्का नहीं लेते किसी उस जैसे छोटे से मुल्क को भी। लेकिन ईरान चूँकि न्यूक्लियर पावर नहीं बना था, उस रास्ते पे था, लेकिन बॉम्ब नहीं बना पाया था, आपके पास ऐसे हथियार नहीं थे, एटमी हथियार, इसलिए वो एक लगा के आसान हदफ है और उसके ऊपर उस हमला किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी जो तरीका होता है जो जिसके ऊपर हमला किया जाता है दिफा करने वाले का, कि मैं ऐसा नुकसान पहुंचाऊं, यानी मैं जारहाना ऑफेंसिव डिफेंस जिसे कहते हैं, कि मैं इस तरह का ऑफेंसिव लॉन्च कर पाऊं जो कि मजबूर कर दे दुश्मन को, जिसने मेरे ऊपर जो जारहाना हमला किया है, कि वो अपने तौर पे वही अपने ट्रैक्स में रुक जाए। इसको ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं। तो चूंकि ऑफेंसिव कैपेसिटी ईरान की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, लिमिटेड थी, एयरफोर्स नहीं थी, नेवी नहीं थी, फिर आपने देखा कि सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स के साथ, तो जिस हद तक मुमकिन था इन्होंने किया। लेकिन वो असर, वो जो इफेक्ट होता है कि जहाँ पर आप जारे को उसके ट्रैक्स में रोक दें,
इसराइल को मजबूर कर दें कि बहुत ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुंच चुका है या मैं पहुंचा सकता हूं। और इसका जो तीसरा एलिमेंट होता है तो वो नहीं हुआ। अमेरिका ज़ाहिर है बहुत दूर था, वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। जो तीसरा एलिमेंट था इसका वो ये होता है कि ठीक है, मैं आप तक तो नहीं पहुँच पाता, मैं आपके मुल्कों को, आपके लोगों को, आपके अवाम को, आपकी जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी आपके मुल्क के जो एसेट्स हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर आप मेरे मुल्क में हमला करेंगे तो मेरा दिफा इतना मजबूत है मुल्क के अंदर, जारहाना वेपन्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दिफा इतना मजबूत है कि मैं आपको यहाँ पे वो जो फ्रीडम चाहिए आपको अटैक करने का वो मैं नहीं करने दूंगा। बदकिस्मती से ईरान का डिफेंसिव सिस्टम भी कोई बहुत मजबूत नहीं था। ज़ाहिर है कि इतने सालों से, 47 साल से उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, कोई उसको हथियार बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो वो चीज़, जब ये तीनों चीज़ें या पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं दिफा करने वाले के, फिर उसके बाद एक चीज़ रह जाती है कि मैं, यानी रेजिलियंस, मैं अपना हुलिया, अपनी हैयत, अपनी शक्ल तब्दील ना होने दूँ। मैं ईरान के तौर पर ईरान ही नज़र आऊँ इस जंग के बाद, जब ये मुझ पे उस्ताद जवान पड़ी है, जब ये गुजर जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी मार पड़ रही है वो खाए जा रहा है, वो ले रहा था, वो अपनी नॉक्स ले रहा था। मैं छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ इस चीज़ के अंदर। बॉक्सिंग के रिंग की मिसाल ले लीजिए। अब समझिए कि एक तरफ बॉक्सिंग के रिंग में ईरान था और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल थे। तो अब आप या तो नॉकआउट हो जाए, अगर आप कमज़ोर होंगे तो नॉकआउट हो जाएंगे, जो कि इस सूरत में अमेरिका और इसराइल की जो मजमूई कुव्वत थी उसको ईरान को नॉकआउट, यानी इस तरह बॉक्सर को नॉकआउट किया जाता है। नॉकआउट का मतलब होता है आपने ऐसा पंच मारा वो गिर गया नीचे, और फिर जब गिर गया तो वो एक तरह से फातेह डिक्लेयर हो गया। तो नॉकआउट नहीं कर सका ईरान को, ईरान खड़ा रहा। हाँ, उसको पंचेस पड़ती रहीं, जिस तरीके से कि कोई भी अगर मजबूत बॉक्सर दूसरी तरफ भी है, यानी वो इतना मजबूत है कि वो मार तो नहीं सकता, पहुंच नहीं पा रहा, उसकी रीच इतनी नहीं है, लेकिन वो मार सहे जा रहा है और गिरता नहीं है। तो फिर जब 9 राउंड ख़त्म हो जाएंगे या 15 राउंड ख़त्म हो जाएंगे, जितने की भी बॉक्सिंग का जो मैच है वो चला, या 3 राउंड्स का मैच है, जितने भी राउंड्स होंगे, उसके बाद वो ये डिटर्मिन करते हैं कि अच्छा यानी आप वाह तो करेंगे, वाह क्या बात है, इतने बड़े बॉक्सर के सामने, इतनी बड़ी कुव्वत के सामने ये आदमी खड़ा रहा, इसने पंचेस ली, और वो तो उसको नॉकआउट नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई खेल तो वो टेक्निकल नॉकआउट हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। तो फिर तीसरा ये होता है कि फिर गेम पॉइंट्स पे ख़त्म होती है कि किसने किस पे कितने पंचेस लैंड किए। तो जब ये जो खेल था, ये जो जंग थी, बदकिस्मती से खेल के तौर पे मैं मुमासलत दे रहा हूँ इसको, उसके अंदर हमने देखा कि पंचेस ज़्यादा ईरान को पड़े और ईरान शायद इतने पंचेस अमेरिका और इसराइल की मजबूरी कुव्वत को नहीं दे पाया। मैंने 3 उसके नुक्ते आपको बयान किए उससे पहले कि किस किस्म का दिफा किया जा सकता था। तो जब ये ना हो पाया तो इसका मतलब है कि जिसके पंचेस ज़्यादा पड़े उसके पॉइंट्स कम होंगे, जो पॉइंट्स मार सका उसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ऑन पॉइंट्स अमेरिका और वो इसराइल, शायद वो कह सकते हैं कि कोई भी जज होगा वो कहेगा ऑन पॉइंट शायद उनको विक्टर डिक्लेयर कर दे। लेकिन ऑन पॉइंट्स विक्ट्री वो नहीं होती जो नॉकआउट के साथ होती है। यानी मैच ड्रॉ सा हुआ लेकिन आपका पलड़ा थोड़ा सा भारी था, ये होता है पॉइंट्स के सिस्टम से। तो यही इसका मजमूई तासुर हमें लेना चाहिए जहाँ तक ईरान और इस जंग का तल्लक है। तो बारसूरत वो 3-4 चीज़ें थी जो कि ईरान को कर सकता था, उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, नहीं कर सका। और उसके बाद फिर उसको ज़्यादा, जिस तरीके से एक बॉक्सर को पंचेस लेनी पड़ती हैं, वो पंचेस लेके खड़ा रहा, नॉकआउट नहीं हुआ। और शायद इसी में उसकी अखलाकी बर्तरी ईरान की इस चीज़ में शामिल होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी थी इस सारे मामले के बाद वो क्या थी। ईरान की स्ट्रैटेजी मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसा था कि जैसे एक बॉक्सर जो है वो मार तो नहीं पा रहा, वो पहुंच तो नहीं पा रहा, उसकी रीच नहीं है, यानी ईरान की रीच नहीं थी कि वो अमेरिका और इसराइल की मजबूरी कुव्वत को मार सके बॉक्सिंग रिंग के अंदर। तो फिर जहाँ पे उसका हाथ पड़ता है उसको मारे जा रहा था। अब ऐसा होता है कि हर बॉक्सर के कॉर्नर में उसकी सपोर्टिंग टीम होती है, जो कि रिंग के अंदर नहीं होती, रिंग के बाहर होती है। तो वो और तो कहीं अपने आप को बचा भी रहा था, कोई हवा में मुक्के भी लहरा रहा था ईरान। तो गुजरते गुजरते उसका ये इनके ऊपर तो बस नहीं चल रहा था, उसने जो सपोर्टिंग स्टाफ था, जो कॉर्नर में जो लोग खड़े थे, उनको मार दिए। और वो कौन थे? खलीजी ममालिक। तो जब आपका हाथ इन पे नहीं पड़ रहा, रीच नहीं पड़ पा रही, या उनके ऊपर आपको मुक्के नहीं आप लैंड कर पा रहे, तो आपने फिर जिस पे मुक्का लगा उसको मार दिया। और वो खलीजी ममालिक थे जो सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल थे। अब वो काउंट नहीं होता, आप उनको मारेंगे, शायद आपको फाउल भी डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन आपको गेम से बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन वो फाउल डिक्लेयर होगा, वो काउंट नहीं होगा, चाहे मर्जी सपोर्टिंग स्टाफ को आप गुजरते गुजरते 2-3 मुक्के मार जाएं। फिर ये ऐसा होता है कि आप कई मरतबा कुछ नहीं चल रहा तो वो रेफरी को मार दिया एक आध मुक्का गुस्से के अंदर कि मैं तो पहुंच नहीं पा रहा।
अब इसमें क्या था, जो खलीजी ममालिक के हमला हुआ वो उनका सपोर्टिंग स्टाफ, और जो रेफरी को मार दिया वो जो बाकी दुनिया खलीज को बंद करके, स्ट्रेट्स को बंद करके, हुर्मुज़ को बंद करके जो बाकी दुनिया को तकलीफ़ पहुँचाई। ऐसा था जैसे कि जो बाकी रेफरी है उसको एक आपने मुक्का मार दिया, और ये बड़ा तकलीफ़देह मुक्का था, जिससे कि हमने देखा है कि दुनिया को किस तरीके से मुआशी तकलीफ़ें हुई और बाकी तकलीफ। तो बहरहाल ये एक बॉक्सिंग के रिंग से जब आप देखते हैं तो मेरे हाल में एक ममासलत के तौर पे और एक जायज़े के तौर पे बड़ी वाज़ेह होके ये समझ आ जाती है कि अच्छा किस तरफ का पलड़ा पॉइंट्स की शक्ल में हल्का सा शायद भारी होगा। इखलाकी फ़तह ईरान की, वो ज़्यादा ताकतवर थे, ज़ोरावर थे, वो पहुंच गए, वो उन्होंने आके इसको लगा दी, अपनी पंचेस को लैंड किया, लेकिन ये शेर का बच्चा खड़ा रहा और हिला नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में ईरान के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? देखिए, पहला होता है सर्वाइव, मैंने गिरना नहीं है, नॉकआउट नहीं होना, नहीं हुआ तो पहला काम सर्वाइव। दूसरा सेव, यानी अपने आप को बचाना है। मैं मार तो नहीं पा रहा, लेकिन डिफेंस तो अपने आप को बचा सकूँ जहाँ तक मुमकिन है। अब सेव क्या करना था? सेव इंफ्रास्ट्रक्चर को करना था, सेव अपने लोगों को करना था, सेव उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करना था जो ईरान अकेले से अपने तौर पे बना पाया था अब तक, जो उसकी कुव्वत है, अपनी तेल की फैसिलिटीज़, अपनी पावर प्लांट्स को, इन चीज़ों को अपने न्यूक्लियर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने अपने तौर पे, उसको बचाना। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी अहमियत वाली थी, इनको बचाना मकसूद था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक पीस की तरफ, अमन की तरफ जाना चाहिए। और आपने रियलाइज़ किया कि ना वो हासिल कर पा रहे थे कुछ, ना ये कुछ उनको ज़्यादा कर पा रहे थे। एक स्टेलमेट सी सिचुएशन आ गई जिसके अंदर के जब ये आवाज़ें उठी कि अमन की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और आगे। तो इसलिए तो ये 4 अहमियत थी। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, सर्वाइव, सेव, और तीसरा था शेयर। अब शेयर क्या किया उसने? शेयर अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने शेयर अपना दर्द कर दिया कि मुझे तो दर्द है, मुझे तो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ फिर मैं तुम्हें भी आराम नहीं करने दूंगा। उसमें इसराइल भी किसी हद तक जद में आया, उसमें खलीजी ममालिक बहुत ज़्यादा जद में आए, और फिर हुर्मुज़ को बंद करके फिर वो जो तकलीफ़ और पेन था वो दुनिया के अंदर गया और मजबूर किया गया एक तरह से। वो उसके हाथ में बारगेनिंग चिप्स थे, लेवरेज थी ईरान के हाथ में। दोनों खलीजी ममालिक के ऊपर हमले, जहाँ पर अमरीकी अड्डे थे और बाकी चीज़ें थी, और साथ ही साथ हुर्मुज़ को बंद करके कि दुनिया को मजबूर करूँ कि भाई इसको बंद कराओ, ये मुझ पे हमले किए जा रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है। क्योंकि उसका मकसद था मैं सर्वाइव भी कर जाऊँ और मैं अपने आप को बचा भी लूँ, मेरी जो एसेट्स हैं, मेरी जो कैपेसिटी है अपनी मईशत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं उसको किसी तरीके से बचा दूँ। तो बहरहाल तो ये उसका काम जो उसने किया, और ये होना चाहिए था उसकी नंबर 1। इस वजह से फिर ये मुज़ाकरात में चले गए, ईरान भी और अमेरिका भी। और ज़ाहिर है कि अमेरिका की साख ख़त्म हुई और वो जानता था कि मैं जितनी देर उलझा रहूँगा यहाँ पे, उसका मकसद तो चीन था, उसका मकसद ये ईरान के साथ उलझना तो नहीं था। वो तो अपने आप को, जिसे कहते हैं कि पिवट टू द ईस्ट करना चाह रहा था। ईस्ट का मतलब ये था कि ताइवान की तरफ मैं उधर पिवट करना चाहता हूँ, मैं मशरिक़ वस्ता से बाहर निकलना चाह रहा हूँ। और यहाँ ईरान के साथ सींग फंसा बैठा, गलत फैसला करके, एक ब्लंडर करके, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करके। तो ये गलतियाँ थीं जिसने उसको मजबूर किया कि मुज़ाकरात की बेड़ पे बैठ जाओ। और उसके हैविंग सेड दिस, अब मैं एक फाइनल और बात करता हूँ। जब भी आप कोई भी फैसला करें, स्ट्रेटजी बनाएं, चाहे मुज़ाकरात की, चाहे जंग की है, चाहे जितनी देर जंग करनी है और फिर अमन की तरफ जाना है, इसका ताल्लुक़ इससे होता है कि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, मेरे पास कितनी इस्तात है मेरे पास, कि मैं क्या ताकत कितनी रखता हूँ, कितनी मार सह सकता हूँ, मेरे लोग कितना सह लेंगे, मेरे लोग किस तरीके से मेरे साथ कितनी देर तक जुड़े रहेंगे, उनको तकलीफ़ कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये टाइम की एक होती है एस्टिमेशन। तो आपको अपना जो टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, उसको एस्टिमेट करना पड़ता है अपनी इस्तात से। ये मजमूई मिलिट्री भी होती है, उसमें पॉलिटिकल भी होती है, उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें शामिल करके तो आप अपनी इस्तात और कैपेसिटी को डिटर्मिन करते हैं। वो आपका स्ट्रेटजी आपको आइडेंटिफाई करती है कि अच्छा इस हद तक ठीक है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक पुश कर सकता हूँ। तो वो जो आए थे वो तो इसराइल के अलावा, इसराइल तो चाहता था ना कि मैं आखिर हद तक जाऊँ ईरान के साथ, क्योंकि उसके साथ अमेरिका था। अमेरिका चाहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी अहदाफ हासिल हो जाए ताकि मैं उलझ ना जाऊँ। मेरा खाम खा का उसकी साख भी ख़त्म हुई, उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन उस तरह का नुकसान। अब एक चीज़ और याद रखिए कि ईरान ने जो एक फतह या एक तरह की एक एक कामयाबी हल्की सी हासिल की, वो क्या कामयाबी थी? उसका तल्लक इससे नहीं था कि वो कितने हमले करके मिलिटरीली उनको नुकसान कर पाया, क्योंकि वो तो बहुत लिमिटेड वसत थी ना, उसके पास कैपेसिटी थी।
वो तो उसके पास इतना कुछ था नहीं। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं कितना सह सकता हूँ, जो कि उसने करके दिखाया। तो ये भी याद रखिए कि ये जो अखलाकी या एक रिलेटिव बर्तरी ईरान की नज़र आती है, वो इस वजह से नहीं नज़र आती कि उसने बड़े जारहाना अंदाज में एक दिफाई तौर पर मार खा के एक पॉइंट्स के ऊपर एक तरह से एक रीजनेबल लेवल ऑफ जैसे कहते हैं कि फेस किया एक दुश्मन को और उसको किया। तो ये भी एक हमें ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात कि मैं समझता हूँ कि ईरान हैज़ नेवर हैड इट सो गुड। मैं ये बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो ईरान आज का है, दे हैव नेवर हैड इट सो गुड। यानी आज से बेहतर दिन, आज से जो जहाँ ईरान खड़ा है, इससे पहले कभी नहीं था। पिछले 47 साल में कभी नहीं था। मैं 47 साल का मौजना कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ईरान आज यकजा यकसू आपस में मिला हुआ इस हमने जंग के बाद है, ऐसा ईरान कभी भी नहीं था। अभी जनवरी फरवरी में वहाँ पर क्या हंगामे हो रहे थे और ईरानी हुकूमत को कितनी सख्ती के साथ उसको कुचलना पड़ा था, ये हमारे सामने है और वाज़े है। तो इस तरह की यकजहती यकसुई कभी नज़र नहीं आई थी। नंबर 2, साख। ईरान की साख, इतने बड़े दो सूरमा जो थे मिलिट्री ताकत के, उनके सामने खड़ा होकर और उसने अपना गिवन नहीं किया, बल्कि उसने यहाँ पर एक मिसाल कायम की मिडिल पावर नेशंस के लिए कि अगर आप अपने पाँव पे खड़े रहें और आप उनको, तो आप कभी रोल ओवर नहीं होंगे। ये लोग जो समझते हैं बड़ी जो ये बहुत बड़ी ताकतें हैं हम दुनिया की कि शायद वो किसी को भी रोल ओवर, ऐसा नहीं होगा। आप खड़े रह सकते हैं। ज़ाहिर है उसका तल्लक आपकी सिविलाइजेशनल जो आपकी सिविलाइजेशन की जो एक तारीख़ है उसके साथ भी है, आपका एक रवैये हैं आपके माशरती उसके साथ भी है, आपकी इंटरनल जो आपकी पेट्रियाटिज़म है उसके साथ भी हैं चीज़ें। तो ये सब जब खुल के सामने आती हैं तो वो भी डिटर्मिन करती हैं। तो साख बहुत कमाल की उसकी बन गई। तीसरी, बराबरी। यानी आज देखें ईरान अमेरिका के साथ जो जा रहा था, जो बहुत बड़ी कुव्वत था, सुपर पावर था, उसके साथ बैठ के मेज़ पे आमने सामने गुफ्तगू कर रहा है। आमने सामने गुफ्तगू वो करते हैं जो कि बराबर के लोग होते हैं। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मुज़ाकराती डॉक्यूमेंट होगा जब भी साइन होगा। तो ये याद रखने वाली बात है। एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है ईरान की कि ईरान अमेरिका को उस लेवल पे ले आया जहाँ पर उसके अक्रॉस बैठ के ये बात कर रहा है। देखिए, जहाँ फातेह और मफ्तूह हो ना, वहाँ पर मामला बड़े साफ और वाजे होते हैं। फातेह जो है वो डिक्टेट करता है ऐसा होगा, मफ्तूह बिल्कुल मान लेता है। जापान की 1945 के अंदर हमारे सामने मिसाल है कैसे एम्परर हिरोहितो ने बैठ के डगलस मैकआर्थर के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था, वो सबके हमारे सामने। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। जो चौथी चीज़ पे आ जाइए, आज वो उस पोजीशन पे खड़ा है जहाँ पर वो ये कह सकता है कि जो सैंक्शंस हैं मेरी, ये हटा दी जाए। किस हद तक होंगी, बतदरीज होंगी, कितनी जल्दी होंगी, कुछ पैसे हो सकता है उसको ऑलरेडी मिल भी चुके हों ताकि उसको इनकरेज किया जाए कि वो आगे इस अमल में जारी रहे। अमेरिका यही चाहता है ना। तो पैसे उसको 26 अरब कह लें या उसके कोई 11 अरब कह लें या कोई 100 अरब की बात करते हैं एसेट्स के अंदर मिला के, लेकिन जो उसके मेरे हाल जो मनी एसेट्स हैं वो 26 अरब डॉलर के करीब है, जिसमें 11 अरब डॉलर कोरिया में। बहरहाल उसको मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा 6-6.5 अरब उसको मिल चुका है ऑलरेडी हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के थ्रू। तो शायद अब उसके बाद फिर ट्रंप ने बोला है कि और पैसा नहीं एक्सचेंज होगा, यानी नहीं दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी सैंक्शंस को रिमूव करे और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ऐसे रिमूव करे कि बिल्कुल सब की सब सैंक्शंस हट जाएं। दूसरा, तेल बरामद कर पाएगा। आज हॉर्मुज़ बंद है, उन्होंने खुद ब्लॉकेट किया हुआ है और उधर से ब्लॉकेट अमेरिका ने किया हुआ है। तो ये जो ब्लॉकेट दो हैं, यानी हॉर्मुज़ को बंद करना और नेवल ब्लॉकेट, जब ये हट जाएंगे तो ईरान अपना तेल उसी आज़ादी के साथ बेच पाएगा जिस तरीके से। तो ये पांचवा उसको फ़ायदा होगा कि वो तेल की बरामद है बगैर, और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से जो सैंक्शंस हटेंगी तो जिसको चाहे बेच सके, जिस कीमत पे ज़ाहिर है वो पैक के तौर पे जो कीमत तय होगी उसके हिसाब से कर पाएगा। तो बहुत बड़ी ये तब्दीली है जो कि उसके करीब आने वाली है। मेन स्ट्रीम हो जाएगा, जब आएगा तो मेन स्ट्रीम होकर वो दुनिया के अंदर उसी तरीके से इस लड़ी में परोया जाएगा बाकी मुल्कों की तरह, यानी जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ना, दुनिया कहाँ से कहाँ कितनी मल्टीप्लाई किया है उन्होंने अपनी कौमी दौलत को, दुनिया के मुल्कों ने, ख़ासतौर पर वो मुल्क जो कि बड़े अच्छे तरीके से, जिनकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग थी, जिनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, जो कि ट्रेड कर सकते थे, जो कि एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ईरान को ये मौका दिया जाए तो ईरान तो बड़े इन सैंक्शंस के बावजूद एक बड़ी अच्छी मीशत के तौर पर बना बैठा था। तो मेरा ख्याल है कि उसको भी एक बेहतरीन मौका मिलेगा कि वो अपनी वेल्थ को, कौमी वेल्थ को बढ़ा सके और लोगों को वो फ़ायदा दे सके जहाँ पर लोगों के अंदर किसी किस्म की एलियनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक कमाल का मौका है जो कि
फिर फाइनल बिल्कुल बंद करने से पहले एक तो चीज़ ये है कि ऐसा होता है कई दफ़ा हम छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, अना के लिए, ज़िद के लिए हम बहुत बड़े बड़े फ़ायदे अपने खो बैठते हैं। तो वो टाइम की आइडेंटिफिकेशन करना कि कहाँ पे मुझे एग्री कर जाना है। इस वक्त ट्रम्प प्रेशर दे रहा है ना, साइ एग्री नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता मजबूर कर रहा है कि, तो मेरा ख्याल है वो उसी की पे होगा, वो जो 440 किलोग्राम वाला जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है ना, उसके ऊपर अगर ईरान उसके ऊपर कोई हल्की फुल्की बात करके ज़ायल तो करना ही है, किसी और को तो देना ही है। तो अगर एग्रीमेंट कर लेता है लेकिन उसके बदले में ये सब कुछ कर लेता है जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया, तो ये एक यूनिक मोमेंट है ईरान की हिस्ट्री में, व्हेन ईरान वुड हैव ब्रोकन ऑल द शेकल्स, would move out into the world, become a source of power to the world, इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा हूँ, और अपना रोल जो है, जिस तरीके से उसका जो साइज़ है, जो उसके इफेक्ट है, जो असर है, जो असर रसूख है, वो ला पाएगा। अगली मरतबा मशरिक़ वस्ता और बाकी दुनिया में ईरान जब आता है या क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं ख़ास तौर पर उस वक्त आपसे मशरिक़ वस्ता के बारे में बात करना चाहूँगा और हमारे ख़त्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। ये जंग के असरात देरपा हैं, ये अभी ख़त्म होने वाले नहीं है, तो मैं उस नज़रिए से इंशाल्लाह अगली बात करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।